लिए हमारे साथ अब राजेश पलविया जुड़े हैं और साथ ही संतोष मीना भी हमारे साथ मौजूद हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। राजेश, अच्छा ही रुझान लग रहा है एसजीएक्स निफ्टी। आप देखिए ऑलमोस्ट इंचिंग टुवर्ड्स 17,350 और पॉलिसी में कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर एक्सपेक्टेड नहीं है। ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति आज के लिए? गुड मॉर्निंग मीहर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए कल का पुलबैक था वो एक इतने दिनों से जो मार्केट का टेक्सचर बना था उसमें कहीं ना कहीं कल के पुलबैक में जो एक अप ट्रेंड देखने को मिला और जो स्ट्रेंथ देखने को मिली वो एक अलग ही बिहेवियर था कल मार्केट का। थ्रू आउट द सेशन हमने देखा एक बाइंग इंटरेस्ट बना रहा और डे क्लोज तक हम एक स्ट्रेंथ के साथ बंद होते हुए दिखे। तो ये एक जो पिछले दिनों में हम जो मार्केट का टेक्सचर बना हुआ था कि हायर साइड पे मार्केट ओपन भी होते थे लेकिन सप्लाई बनी रहती थी और मार्केट वापस लोअर साइड पे क्लोज होते थे। तो कहीं ना कहीं कल की जो स्ट्रेंथ थी और कल जो सस्टेन्ड बाइंग देखने को मिली उसमें एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल देखने को मिला। और कल के सेशन में जब हम 17,200 के आसपास क्लोज हुए तो शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल बनी, क्योंकि अगर हम देखें डे बिफोर यस्टरडे 17,000, 17,100, 200 की स्ट्राइक पे काफी कॉल राइटर एग्रेसिव थे, लेकिन कल के सेशन का जो पुलबैक था वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव क्लियरली विजिबल था। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि अब यहाँ पे एक अप मूव यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकता है। हमें लग रहा है कि 17,400 की तरफ निफ्टी बिल्कुल अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे काफी स्टॉक्स में और काफी सेक्टर्स में बिल्कुल एक बाइंग इंटरेस्ट बना। कल देखे तो हम बैंकिंग में बहुत अच्छा मोमेंटम था, मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा अप मूव बनते हुए दिखा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे और हमें लगता है कि जिस तरीके से कल के सेशन में मूव बना है तो पहला स्टॉक जो हमारा रहेगा वो रहेगा बैंकिंग स्पेस से और आईसीआईसीआई बैंक पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप देखें तो जिस तरीके से रिकवरी बनी लोअर साइड पे जो बेस बनाया स्टॉक ने और अब जो कल का मोमेंटम बना है, हमें लगता है अब आईसीआईसीआई बैंक जैसे 765, 770 तक यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 720 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो एनबीएफसी स्पेस से बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस में देखें तो जिस तरीके से पिछले दिनों में करेक्शन के बाद कल के सेशन में काफी अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट बना है। हमें लगता है बजाज फाइनेंस का यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 7250, 7300 ये टारगेट के लिए हम बजाज फाइनेंस पे बाय करने की सलाह देंगे। 7,010 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। और जो तीसरा सेक्टर हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेटल स्पेस। मेटल स्पेस में तो पिछले 2-3 सेशन से ही देखे तो एक लोअर साइड से एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिला था और सारे ही मेटल स्टॉक्स में कल एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखा है। उसमें हमें टाटा स्टील यहाँ पे काफी पसंद है। जिस तरीके से स्टॉक ने करेक्शन के बाद कल नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिए 1120 के ऊपर, अब ये स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो हम यहाँ पे टाटा स्टील में भी बाय करने की सलाह देंगे। टाटा स्टील में हम एक्सपेक्ट करें 1190 से 1200 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 1124 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील भी बाय किया जा सकता है। जी, आपके पास कुछ और पिक्स लेने आएंगे, लेकिन संतोष, मॉर्निंग। आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि एक तरफ भले ही एफआईएस का सेल का नंबर आ रहा है लेकिन मोमेंटम जिस तरह का है मार्केट में, खासकर कल जैसे हमने मेटल्स में भी देखा, आपकी क्या सलाह होगी आज के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर हम निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी नीचे के जाने के लेवल की गुंजाइश थी, लेकिन आप पिछले 2 दिन का ट्रेंड देखे, पिछले तो निफ्टी 16,900 के बाद 2 बार नीचे गया है लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दी है। तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। तो अगर 16,900 नहीं तोड़ता है तो ऊपर जाने की गुंजाइश बनी रहेगी। तो 16,900 के नीचे नहीं जाता तब तक तेजी का ही ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर की ओर 17,320 से 350 इमीडिएट टारगेट जोन रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो 17,500, 525 नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये एक्चुअली 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और दिखा रहा है ये भी कि यहाँ से चलने की कोशिश करेगा। हालांकि आज आरबीआई की पॉलिसी है तो मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और इंटरेस्टिंगली 37,000 से 37,300 एक क्रिटिकल सप्लाई जोन है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो मेरी नजर बैंक निफ्टी पे होगी, लेकिन 37,300 के ऊपर निकलने पर, अगर 37,300 निकलता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड हाफ में इसकी कॉल ऑप्शन लेके जा सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए।
ये हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। स्टॉक्स की बात करें तो मैं 3 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, एक कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो पहला जो कैश स्टॉक का कैश का कॉल है वो है जमुना ऑटो। एक्चुअली ऑटो सेक्टर की बात करें तो एक 200 डे मूविंग एवरेज पे बेस बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है और लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जहाँ पर जमुना ऑटो का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, हायर टॉप हायर लोज बना रहा है। और तो मेरे यहाँ पे बाइंग की सजेशन होगी, ये 112 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ 105 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 121 रुपए का टारगेट रहेगा। मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो ऑप्शन सेगमेंट से, मैं बाटा इंडिया पे फोकस करना चाहूंगा। एक्चुअली करेक्शन के बाद 100 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है और मैं पिछले 2-3 दिन का डिलीवरी डेटा देख रहा था तो लोअर लेवल से काफी अच्छी डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 1900 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करना चाहूंगा, यहाँ पर जो 68 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ 58 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 83 रुपीज का टारगेट रहेगा। जो मेरा लास्ट स्टॉक है वो है टीसीएस, जो फ्यूचर में खरीदना चाहेंगे, जो अभी 3592 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ 3560 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 3650 का टारगेट रहेगा। एक्चुअली टीसीएस भी बेस बना के चलने की कोशिश कर रहा है। ओवर द नाइट नैस्डैक में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, तो शायद मॉर्निंग में टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो रेप्लिकेट होते दिखे। तो ये 3 पिक्स है मेरे आज के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहेंगे इंडेक्स पर लेवल्स और साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। बैंकिंग और फाइनेंशियल में राजेश पालविया को भरोसा है, मेटल पर, और साथ ही कुछ और मिड कैप स्पेस से आपको संतोष ने पिक्स दिए हैं। लेवल्स आप जरूर नोट करके रखें। आप कुछ और स्टॉक्स को भी एक बार वॉच कर लेते हैं जिनमें आज एक्शन देखने को मिल सकता है, खास करके हिंदुस्तान जिंक। हमारे साथ शरद बने हुए। शरद, बताएं, हिंदुस्तान जिंक ने अब डिविडेंड की जो डेट, रिकॉर्ड डेट बना दिया है, ऐसे में वेदांता के इन्वेस्टर्स को कितना फायदा होगा इससे? जी बिल्कुल। तो ओवरऑल अनाउंसमेंट देखा जाए तो 18 रुपए प्रति शेयर का अनाउंसमेंट हुआ है हिंदुस्तान जिंक में, और अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो वो 5% है करंट मार्केट प्राइस पे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात होनी चाहिए वो है कि आपके जो वेदांता के शेयर होल्डर्स को कितने मिलेगी। याद रखिए, वेदांता का 65% स्टेक आपके हिंदुस्तान जिंक में है और रिकॉर्ड डेट है दिसंबर 15। और अगर ये सारा पास ऑन होता है डिविडेंड, तो आपके वेदांता के शेयर होल्डर्स को लगभग 13 रुपए 20 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड जो है मिलेगा। ओवरऑल डिविडेंड पे आउट की अगर बात करें तो अमाउंट है 7605 करोड़, उसमें से वेदांता को ओवरऑल मिलेगा 4938 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा 2250 करोड़। और इसके अलावा जो है ये अगर टोटल पास थ्रू अगर फुल्ली हो जाती है तब एक टाइप से बहुत अच्छी बेनिफिट मिल सकती है, और 3 से लेकर 4% तक का एक डिविडेंड यील्ड जो ओवरऑल बेसिस पे आपको शेयर होल्डर्स, वेदांता शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये है कॉम्पोजिशन, क्योंकि वेदांता का जो हिस्सा है वो एक बड़ा हिस्सा है, और इस कॉम्पोजिशन के हिसाब से अब रिकॉर्ड डेट 15 दिसंबर, और जाहिर तौर पर उनको फायदा होगा इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा दूसरे और कौन से स्टॉक्स आज ट्रैक करने चाहिए शरद, जहां एक्शन होगा? रिलायंस रहेगा फोकस में, और ताजीज और रिलायंस ये जो दोनों कंपनियां हैं यूएई के लिए एक जॉइंट वेंचर किया है केमिकल बिजनेस में। $2 बिलियन का ये ओवरऑल बिजनेस है, और ये सबसे पहली इन्वेस्टमेंट होगी आपके यूएई में आपकी केमिकल स्पेस में रिलायंस के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स भी रहेंगे आज फोकस में, क्योंकि जो नई प्रीमियम इनकम है ओवरऑल इंडस्ट्री की, उनमें लगभग 42% का ग्रोथ हुआ है। और अगर आप देखेंगे फर्स्ट ईयर प्रीमियम प्राइवेट इंश्योरर्स के, उसमें भी 30% का उछाल देखने मिला है। डीएलएफ अपने एनालिस्ट कॉल पे भी उन्होंने फोकस किया था और उन्होंने कहा है कि 1800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे हाफ FY22 में लॉन्च होने वाले, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है इस स्टॉक में। और पीयूष गोयल जी ने कल जो है पोस्ट मार्केट आवर्स उन्होंने बयान दिया था प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कि उनकी जो टर्नओवर है वो 3 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ हो सकती है अगले 5 साल में। और उसमें जो है नीलकमल आप ले लीजिए, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये सारे प्लास्टिक थीम स्टॉक्स भी आज रह सकते हैं फोकस में। और उसके अलावा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन भी रहेगा आज फोकस में। उनकी जो नई आर्म है वो नई लाइन ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है इंडोनेशिया में, और ओवरऑल जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में भी 10% से ज़्यादा अपटिक का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। और आखिर में प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे भी उन कंपनी ने एक नई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, और ये सोल्यूशन से जो गन्ने के जूस होते हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन में, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर शुगर स्टॉक्स के लिए भी रहेंगे आज।
चलिए, ये सेक्टर्स और इन स्टॉक्स, इन पर नजर तो रहेगी ही हमारी। एक बार हम अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से ये भी जान लेते हैं कि चार्ट सेटअप कैसा लग रहा है और क्या यहाँ पर कोई खरीदारी के आज के लिए मौके बनते हैं। यानी राजेश, कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हमने डिस्कस किए, आपसे जानना चाहेंगे अगर हम इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें, क्योंकि इनका, और कल हमने देखा भी था, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ टाइम के बाद इस रैली को कैचअप किया, लेकिन एक अच्छी रैली देखी हमने। इंश्योरेंस कंपनियों की नए प्रीमियम इनकम बढ़ी है, ऐसे में आपकी प्रेफर्ड पे चार्ट्स पर कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है? क्या यहाँ कोई बाइंग के मौके बनते हैं जिन्होंने नहीं अभी तक खरीदारी की हो? तो देखिए प्रियंका जी, अगर मैं इंश्योरेंस स्टॉक्स को एनालाइज करूं, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, दोनों स्टॉक्स का चार्ट स्ट्रक्चर सिमिलर है और दोनों स्टॉक्स में लोअर साइड पे जरूर एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो एचडीएफसी लाइफ में 710 720 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है हायर साइड पे। जैसे एसबीआई एचडीएफसी लाइफ में अगर 720 का लेवल क्रॉस होगा तो स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिखेगा, क्योंकि काफी बड़े समय से एक कंसोलिडेशन एक दायरे में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के बिल्कुल बाय किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक का सेटअप तो स्टेबल है। 675 स्टॉप लॉस रखे एचडीएफसी लाइफ में। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है पोजिशनली अगर हम देखें तो इसमें 730 740 तक आते हुए दिख सकते हैं। वहीं सेम साइड पे अगर हम एसबीआई लाइफ को एनालाइज करें तो ये स्टॉक में भी जिस तरीके से सेटअप अभी प्लेस्ड है, इसमें हायर साइड पे जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है करीब 1180 के आसपास का, और जैसे ये स्टॉक 1180 के लेवल को क्रॉस करेगा तो एसबीआई लाइफ में एक अपमूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 1220 1240 की तरफ लेके जा सकता है। तो एसबीआई लाइफ में भी पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। 1130 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, पहला टारगेट होगा 1200 और 1220 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो एचडीएफसी लाइफ में व्यू बन रहा है और एसबीआई लाइफ भी इन स्तरों पर अच्छा लग रहा है, और आज सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी, वो भी यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड देख रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनियों पर नजर रखिए। ब्रोकरेज हाउस के आज एक और स्टॉक था इंडिगो। संतोष, आपसे राय लेना चाहेंगे इंडिगो पर। एक काफी टूटा भी था बीच में ये स्टॉक, लेकिन उसके बाद देखिए जब वेरिएंट का जो दिक्कतें थी, खबर थी, वो धीरे धीरे जब कम होते हुए नजर आ रही है, रेस्ट्रिक्शंस हटने की बात हो रही है, तो इंडिगो को काफी ज्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है। क्रेडिट स्विस तो इन स्तरों से आने वाले समय में करीब 2700 के लक्ष्य देख रहे हैं। चार्ट्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अब ये जो तेजी आई है इस शेयर में, क्या और मजबूती दिख रही है? इंडिगो की बात करें तो करेक्शन के बाद बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर है। ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास बेस बना के वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है और अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। तो यहाँ से एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पर 2050 से 2100 के जोन में जाने की कोशिश करेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ से 50 रुपीज का स्टॉप लॉस से 100 150 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है। चलिए, तो इस स्तरों पर भी अच्छा लग रहा है, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, अब खरीदारी कर सकते हैं। 2000 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी खबरों और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज एक और कंपनी फोकस में रहेगी, नायका। हम देख रहे हैं कि 4 दिनों से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आज फिर से फोकस में रह सकता है, क्योंकि अब डिटेल्स निकल कर आ रही है कि आज एंकर निवेशकों का लॉक इन जो है वो खत्म होने वाला है। तो नई लिस्टिंग वाली और किन कंपनियों पर आपको नजर रखनी चाहिए, ऐसे में इस पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ विनी मल्होत्रा जुड़ चुकी हैं, माफ कीजिएगा विनी मोतीवाला जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? तो जो न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं वो फेस कर सकती है हायर वॉलेटिलिटी ये महीने में, क्योंकि उनका जो 30 दिन का लॉक इन पीरियड होता है एंकर इन्वेस्टर का, वो खत्म हो रहा है। एंकर इन्वेस्टर पीरियड, लॉक इन पीरियड खत्म होने का मतलब है कि अब जो एंकर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो उसको सेल कर सकते हैं। तो देखा जाए नायका आज जो है जिसका एंकर इन्वेस्टर पीरियड खत्म हो रहा है, फिर आ रहा है पॉलिसी बाजार, एसजेएस एंटरप्राइजेस, पेटीएम, और 6 ऐसी और कंपनियां हैं ये महीने में जिसकी लॉक इन पीरियड एंड हो रही है। तो वो वहां पे देख सकते हैं मे बी कुछ हायर वॉलेटिलिटी देख सकते हैं इन सब स्टॉक्स में। नाउ ऐसी 4 कंपनियां, ये 10 कंपनियों में से ऐसी 4 कंपनी हैं जहां पे एंकर इन्वेस्टर मोर देन 10%, इन्वेस्टमेंट जो है मोर देन 10% है और जिसकी लॉक इन पीरियड एंड हो रही है। वो है पॉलिसी बाजार, एसजेएस एंटरप्राइज, सफायर फूड्स और गो फैशंस, जहां पे एंकर इन्वेस्टमेंट है मोर देन 10% की। तो मे भी देखा जाएगा कि क्योंकि
ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े रैटल्ड भी है, तो उसकी वजह से सम सेलिंग प्रेशर में भी इन स्टॉक्स में देख सकते हैं। नाउ ईडरवाइज ऑल्टरनेटिव रिसर्च के रिपोर्ट से उन्होंने कहा है, उन्होंने वहां पे रिसर्च करके बताया कि 41 ऐसे इश्यूएंसेस है ये साल में, उसमें से 76% जो इश्यूएंसेस है वो 41 में से उन्होंने सेलिंग प्रेशर देखा था जब एंकर लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, ओपनिंग डेट था, वहां पे तभी उन्होंने सेलिंग प्रेशर देखी थी। तो उनकी जो एवरेज डिक्लाइन हुई है वो हो सकती है अराउंड 2.6% की एवरेज डिक्लाइन थी। तो मे बी सम सेलिंग प्रेशर हम लोग देख सकते हैं जब एंकर इन्वेस्टर की लॉक इन पीरियड खत्म हो जाए। बिल्कुल, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, शुक्रिया विनी। राजेश, नायका पर आपका कोई व्यू है क्या, क्योंकि अब गिर तो रहा है 4 दिन से ये, और आपको याद होगा लिस्टिंग के बाद जो कुछ एक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी उसमें इनफैक्ट काफी अग्रेसिव टारगेट्स भी दिए गए थे, ऑलमोस्ट 28-2900 तक के, बट द फैक्ट इज ये हल्का हो रहा है धीरे धीरे, क्या करना चाहिए? तो मीर जी देखिए, इसका हिस्टोरिकल डेटा का ज्यादा डेटा तो हमारे पास है नहीं, तो जो भी लिमिटेड सेटअप है उसके हिसाब से स्टॉक में जिस तरीके से अभी करेक्शन हुआ है, तो ये हमें लगता है कि जो इसका प्रीवियस स्विंग लो था जो कि करीब था 2070 के आसपास, वहां तक तो हमें लगता है कि ये एक और लोअर साइड पे स्लिप होते हुए दिख सकता है। 2070 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो लेवल टूटते तो फिर हमें लगता है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो ये जो करेक्शन यहाँ पे जो हमने पिछले कुछ दिनों से 4 सेशंस अगर देखे तो एक कंटिन्यूटी देखने को मिली है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। इसमें हमें लग रहा है कि यहाँ पे 2070 तक की डाउनसाइड इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिखेगी, वो लेवल को रिव्यू करना चाहिए। अगर उसके नीचे फिसलता है तो स्टॉक में और भी एक्सटेंडेड सेलिंग बढ़ते हुए दिख सकती है आगे आने वाले दिनों। ठीक है, तो न्यू फिनटेक कंपनियां, न्यूली लिस्टेड आईपीओ, इस पर हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि यहाँ थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, लेकिन अच्छी कंपनियों को जाहिर तौर पर गिरावट पर खरीदाने के भी मौके बनते हैं। पर ये राजेश का एक व्यू है। पेटीएम का आप इस वक्त चार्ट देख सकते हैं। इनफैक्ट मीर, पेटीएम अब देखिए, आप जिस तरह से लिस्टिंग के 2 दिनों में इतना गिरा और उसके बाद हमने देखा कि उसमें भी एक बाउंस बैक आ गया। अब लगता है आपको कि अब शायद अब एक फेयर वैल्यूएशन पे है कि यहाँ पर शायद अब यहाँ से एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी है जिसे एक्यूमुलेट कर रहे होंगे एफआईज भी, और शायद रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी मौके? देखिए, रिटेल के लिए मुझे लगता है जो पहले भी हमने बात की थी कि ये बहुत जल्दबाजी में ऊपर जाने वाला काउंटर नहीं है, तो इसे वक्त लगेगा ऊपर जाने में। इनफैक्ट जो इशू प्राइस है वहां तक पहुंचने में तो ठीक ठाक समय लग सकता है इसको। तो लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक वो जो 1250 के आसपास एक जो इसने बेस बनाया है, जब तक वो टेस्ट नहीं होता है और ये 1500-1700 के दायरे में रहता है, तो ये यहाँ पर थोड़ा होगा क्या कि इसमें जो कुछ पुराने हाथ हैं वो बदलेंगे, और कुछ लोग, नए लोग जो इसे ऐड करना चाहते हैं वो इसे ऐड करेंगे। लेकिन इस तरह के स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए कि किसी भी मार्केट में आपको किसी भी सीरीज में, किसी भी महीने में 2 या 3 तो ऐसे दिन मिल ही जाते हैं जब मार्केट में किसी ना किसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस होता है, पैनिक होता है या फिर डर होता है और बाजार तेजी से गिरता है। ऐसे दिनों में आप इस तरह के स्टॉक्स जो हैं उसे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको, जिसे हम टिपिकली ड्रिप इरिगेशन टेक्निक कहते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करते रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एक साथ जल्दबाजी में पूरा जो कैपिटल है उसे आप यहाँ पर डिप्लॉय कर दें। लेकिन हाँ, ये स्टडी तो लग रहा है इन लेवल्स के आसपास फिलहाल। इट्स ओनली दैट जिन रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत एक्साइटमेंट रही होगी कि उनके पोर्टफोलियो में डीमैट में उनको मिले हैं पेटीएम, और उसके बाद लिस्टिंग के बाद उनके लिए वेट लंबा है। उनके लिए वेट लंबा है। चलिए, उनके लिए वेट लंबा है। एक बार दूसरे स्टॉक्स पर भी किराया ले लेते हैं वेरी क्विकली। संतोष, आपको रिलायंस का चार्ट इस वक्त कैसा लगता है? क्योंकि हम रिलायंस देख रहे हैं लगातार अपनी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जिस तरह के फोकस एरियाज कर रहा है, और इस वक्त उन्होंने एक नया जेवी भी किया है। क्या लग रहा है यहाँ कुछ ट्रेडर्स के लिए मौके बनेंगे? फंडामेंटली ऑफ कोर्स इट्स अ गुड स्टॉक। कैसा देख रहे हैं चार्ट सेटअप आप इसका? एक करेक्शन के बाद ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऊपर में इसको 2450 से 2500 के बीच में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। 2500 के ऊपर इसमें फ्रेश तेजी बनेगी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है मेरे हिसाब से। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है उनको तो इस लेवल पे डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। नीचे की ओर 2350 से 2300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसके लिए। ठीक है, ऑलराइट, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पर रिलायंस के चार्ट पर। राजेश, आपको इस वक्त वेदांता, हिंदुस्तान जिंक दोनों ही चार्ट सेटअप कैसे दिखते हैं? ऑफ कोर्स ट्रेडर्स के लिए यहाँ मौके होंगे। इंटीरियम डिविडेंड की डेट भी 15 तक की है। कैसा देख रहा है आपको चार्ट्स पे? तो
प्रियंका जी देखिए, वेदांता का सेटअप तो स्टेबल है, और अगर हम देखें तो पिछले दिनों में जो वोलेटिलिटी और करेक्शन देखने को मिला था उसमें भी वेदांता ने अपने आप को 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करके रखा था। तो ये एक क्लियरली साइन है कि एक स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। जाकि बल्कि अगर हम दूसरे स्टॉक्स को देखें तो वो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज तक भी उसके नीचे भी फिसलते हुए दिखे थे, लेकिन वेदांता में क्लियरली आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बना हुआ है पूरे मेटल स्पेस में। हमें लगता है वेदांता को तो यहाँ से बाय करना चाहिए। पोजिशनली हमें लगता है ये स्टॉक वापस 370 380 की तरफ रिविजिट करते हुए दिखेगा। 325 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और इसमें लॉन्ग साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। वही बात करें, अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में जरूर एक कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हुआ है, लेकिन स्टॉक का सेटअप देखें तो पिछले अगर हम देखें तो 15 से 20 वीक में एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। लोअर बैंड इसका था करीब 305 का, और हायर साइड पे इसमें जो एक मल्टीपल सप्लाई जोन बना हुआ है वो करीब है 360 के एरिया में। लेकिन कल के पिछले 3 वीक से जिस तरीके से इसमें एक अप ट्रेंड बना है, हमें लगता है कि ये स्टॉक 360 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया उसको भी क्रॉस करते हुए दिखेगा, और वो ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में जो मोमेंटम बनेगा वो इसको लेके जा सकता है 400 रुपए की तरफ। तो हिंदुस्तान जिंक पे व्यू पॉजिटिव है, ये स्टॉक को बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। 330 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है 360 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 400 की तरफ बहुत जल्द मूव होते हुए दिखेगा। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक पर आज आप नजर रखिए और ये राय भी आपको दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और हमने डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के विनीत सांबरे से बात की और उनका कहना है कि उन्हें मजबूत कैपेक्स वाली कंपनियां काफी पसंद आ रही है। Right now, if we just go by what's happening, I think there is a continuity in the capex momentum. The government is having a very strong intent of pushing growth. So I think that's clearly visible. So in line with that, plus the housing sector is doing well. Our interactions as of now with most real estate companies is suggesting continuity of decent demand momentum. I think what we are sort of trying to look for are the companies which are going to be beneficiaries of those, and the segments which actually should benefit because of these two large trends are going to be, let's say, some of the good engineering companies, product-based engineering companies, consumables in the whole infra space as such. Consumables are, let's say, less volatile in their growth prospects. Then we have beneficiaries in the cement sector as such, building materials. So I think some of these, let's say, B2B plays as such, the visibility of the growth is pretty good. तो स्ट्रॉन्ग कैपेक्स वाली कंपनियां, हाउसिंग सेक्टर, ये काफी पसंद आ रहा है विनीत सांबरे को, तो इन पर नजर रखिए। एक बार रियल एस्टेट स्टॉक्स पर व्यू भी ले लेते हैं। संतोष, आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? आज हमने देखा डीएलएफ को लेकर एक खबर भी आई, उनकी एनालिस्ट कॉल हुई थी जिसमें कि करीब करीब 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं वो सेकेंड हाफ में। और हमने देखा कि कल रियल एस्टेट शेयरों में काफी अच्छी रैली भी देखने को मिली। फिनिक्स में, ओबरा रियल्टी, शोभा, सभी स्टॉक्स जो थे वो काफी अच्छा चले कर। तो इन शेयरों पर क्या व्यू बन रहा है आपका? जो कल तेजी आई है, कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? पूजा, ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं। सारे स्टॉक्स में शायद मल्टीपल गेन्स देखने को मिल सकते हैं। वो टाइमिंग जो करेक्शन आया, वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। वहाँ मेरे टॉप पिक शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज स्टेट होगा। डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ भी एक करेक्शन के बाद अपने 100 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करता नजर आ रहा है। तो इमीडिएटली इसमें 400 एंड 410 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और किसी का पोजिशनल व्यू है तो इन स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ सौरभ जैन भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अच्छा मोमेंटम लग रहा है मार्केट के लिए, संकेत ठीक ही लग रहे हैं। आपका व्यू क्या है इस समय मार्केट पर? देखिए, व्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कि ऑफ लेट यूएस फेडरल रिजर्व के टेस्टिमनी के बाद हमने देखा कि एनर्जी प्राइसेस में काफी करेक्शन आया है। अब देखने वाली बात यह है कि 15-16 तारीख को जब फेड मीटिंग होती है तब जेरम पावल का क्या कहना होता है। हालांकि टेपरिंग तो इज ऑन द कार्ड्स वेरी मच कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। बट एक और जो कंसर्न था वो माइक्रोन का, वो भी मुझे लगता है थोड़ा मार्केट ने रिसीड किया है। इसकी वजह से जो शॉर्ट्स थे मार्केट में शायद वो कवर अप हो गए, सब मार्केट्स में सेलिंग आया। और मुझे लगता है कि वो मार्केट ये एज्यूम कर रहा है कि चीजें फेडरल रिजर्व रोल बैक करेगा, बट वो उतनी तेजी से नहीं करेगा
जितना एकदम लगा, एक इनिशियल रिएक्शन के बाद हम बाइंग देख रहे हैं। और बाइंग मुझे लगता है कि खासकर बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स में, रियल एस्टेट सेक्टर में काफी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप के साथ आपको बने रहना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। सौरभ, इसके अलावा आपसे कुछ और सेक्टर्स जो आज फोकस में रह सकते हैं, प्लास्टिक सेक्टर भी आज फोकस में होगा, शुगर सेक्टर स्पेस फोकस में होगा, साथ ही प्लास्टिक सेक्टर के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़े लक्ष्य की बात की जा रही है। आप कवर करते हैं इस सेक्टर को, इसमें से आपकी कौन सी पसंद होगी? देखिए, एसेट तो कवर नहीं करते क्योंकि ये जो सेक्टर है इसका जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है काफी छोटा है। बट मुझे लगता है कि कुछ भी बूस्ट आता है तो इस सेक्टर को जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक देखने वाली बात यह है कि प्लास्टिक क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं, क्रूड इनका डेरिवेटिव होता है और क्रूड प्राइसेस में हमने अच्छा करेक्शन देखा है। तो मुझे लगता है टेक्निकल बाइंग के लिहाज से आप इस तरफ जरूर देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। कुछ और स्टॉक्स भी जिन पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे। इनफैक्ट एक बार टेक्निकल नजरिया भी ले लेते हैं। क्या राजेश आपको दिख रहा है कि आज प्लास्टिक स्टॉक्स आती एक और, क्योंकि इंडिया ने ब्राजील को ओवरशाइन कर दिया है एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स यूएई, आपको लगता है कि चावल काउंटर, क्योंकि इंडिया इज अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ राइस, फूड, स्पाइसेस टू यूएई, वहां कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है? एलटी फूड, केआरबीएल, क्या ये स्टॉक्स आज रडार पे होने चाहिए ट्रेडर्स की? प्रियंका जी, देखिए राइस स्टॉक्स में अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से देखें तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम सेटअप की बात करें, एलटी फूड, केआरबीएल, ये स्टॉक्स एक रेंज में अभी भी कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक्स में टेक्निकली अगर हम बात करें, स्पेशली एलटी फूड की बात करें, तो ये स्टॉक में जब तक ये स्टॉक 73, 74 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन सारे स्टॉक्स को अगर हम देखें, केआरबीएल के भी सेटअप को देखें, तो एक रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सूनर और लेटर इनमें एक रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिखेगा। तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। अगर एलटी फूड की बात करें तो इसमें हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 62 के स्टॉप लॉस से इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है। अपसाइड में 74, 75 एक हर्डल है। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा तो अपसाइड में इसके टारगेट जो अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं वो आना चाहिए करीब 85 से 90 रुपीज तक के। और वहीं अलग रेट पे अगर हम बात करें केआरबीएल की, तो उसमें जो रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक के लिए अभी वो है करीब 260, 265 की जोन में। जैसे ही वो रेंज क्रॉस होगी तो स्टॉक में फिर 300 रुपए तक की अपसाइड आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती। तो दोनों ही स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें, डिप्स में इनको ऐड करना चाहिए। केआरबीएल के लिए स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 210 के आसपास। ठीक है, तो ये रहा राइस स्टॉक्स पर आपको दे दी गई है, केआरबीएल और एलटी फूड्स पर भी चर्चा हुई। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे कि जो बड़े लार्ज कैप प्राइवेट प्लेयर्स हैं बैंकिंग स्पेस में, उन पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी और उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उसने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, और स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर तो देखिए लगातार ब्रोकरेज हाउस के कवरेज पर भी ये स्टॉक हम देख रहे हैं लगातार है। तो ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है स्पेस को लेकर? देखिए, जितने भी बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, एक बात तो यह है कि उनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज, एसेट फ्रेंचाइज काफी स्ट्रांग है। उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कम है। जैसे फर्स्ट कीजिए आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो बैंक ने इतने सालों में काफी कड़ी मेहनत करी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी इनका ऊपर गया है, 4% के आसपास आ गया है। प्रोविजन कवरेज रेशियो बुक बहुत अच्छा है। एनपीएस बहुत मैनेजेबल लेवल पे है। कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है। इसकी वजह से क्या होगा कि सिस्टम में जितना भी क्रेडिट ग्रोथ आएगा, दीज बैंक्स विल बी एबल टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ इट। आई मीन आईसीआईसीआई बैंक जैसे हो गया, एसबीआई हो गया। ऑन दी अदर हैंड जो मिड साइज बैंक्स हैं जिनका कॉस्ट ऑफ फंड्स ज्यादा है, उनको प्रॉब्लम होगा ट्रिपल ए रेटेड जो कंपनीज हैं उनको फंड्स देने में एक अच्छे डिस्काउंट के साथ जो बड़े बैंक ऑफर करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि जो सिस्टम में बड़ा क्रेडिट ग्रोथ आएगा उसका मेजर जो हिस्सा है वो बड़े बैंक ही लेंगे, और ये मार्केट बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए ये आपको रणनीति बनानी चाहिए कि अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करना है तो जितने बड़े बैंक हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, इसमें ही आप पैसा लगाएं और इसमें बड़ा पैसा बनने की उम्मीद है। क्योंकि हम ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी जो है वो एक कैपेक्स रिवाइवल पे है। फर्स्ट कीजिए, अभी एसबीआई की जब अर्निंग कॉल हुई थी तो उसमें खारा साहब ने बोला तकरीबन 4.5 लाख करोड़ के उनके वर्किंग कैपिटल लोन सैंक्शन पड़े हैं और जो अभी ऑफटेक अभी उनका होना बाकी है। तो जिस तरह से चीजें चल रही है, इंडस्ट्री लग रही है, कैपेक्स की बात हो रही है, मेटल सेक्टर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बैंकिंग बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। हाउसिंग सेक्टर से भी काफी अच्छा है और कंज्यूमर लोन्स भी काफी अच्छे उठ रहे हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी, बड़े बैंकों के साथ आप बने रहें। आईसीआईसीआई, एसबीआई एक आपकी टॉप पिक होनी चाहिए।
आईसीआईसीआई और एसबीआई टॉपिक होनी चाहिए बड़े बैंकों में, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। चलिए, पॉलिसी पर लगातार हमारी कवरेज बनी हुई है और आरबीआई पॉलिसी से क्या उम्मीद है, कहाँ पर फोकस रहेगा, ये भी समझ लेते हैं और चलते हैं मैथिली के पास और डिटेल्स लेकर। मैथिली, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास का जो स्टेटमेंट आएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 दिन के बैठक के बाद, इसमें ये उम्मीद है कि उनको 2 चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो कोविड का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसका पूरा हमको पता नहीं कि कैसा नतीजा होगा, ना लोगों के जान पे ना इकोनॉमीज के हेल्थ पे। तो एक है ये बड़ी समस्या। दूसरी बड़ी समस्या है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वहां पे भारत के ज्यादा इन्फ्लेशन की रेट बढ़ गई है, अक्टूबर के महीने में 6.2% है। तो क्लियरली जो फेडरल रिजर्व के गवर्नर है जेरोम पावेल, उन्होंने बोला है कि अब तक वो बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो ट्रांजिटरी है, मैंने थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए ही रहेगा। लेकिन अब उन्होंने बोला है कि मेरे को लगता नहीं है कि ये ट्रांजिटरी है, ये थोड़े लंबे चौड़ तक चलेगा। तो इसके नतीजे फेडरल रिजर्व जो अपना इजी मॉनेटरी पॉलिसी था वो चेंज करके अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी काफी जो उनका एक्सेस लिक्विडिटी था वो कम कर देंगे। इसका ये नतीजा होगा कि बाकी पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स है उनको भी ये सिग्नल फैक्ट से जो सिग्नल आएगा लेना ही पड़ेगा। उनको अपना भी जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी था कोविड के समय से, जब से ये सेंट्रल बैंक्स में इजी मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा था, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यही करना पड़ेगा कि अपनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी को रिवर्स करके थोड़ी जल्दी से ही उनको मैसेज मार्केट्स को ये सिग्नल भेजना पड़ेगा कि हम भी अपने इंटरेस्ट रेट्स रेज करने की तैयारी में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनको कम से कम अपना जो रिवर्स रेपो रेट है, जिस रेट पे रिजर्व बैंक बैंकों से लिक्विडिटी लेती है, उसको बढ़ा के 3.5% करना पड़ेगा उनको। और जो गवर्नर का स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा और हॉकिश, माने थोड़ा सा और डरावना, मेरे हिंदी में यही वर्ड मिल सकता है लेकिन हॉकिश कहते हैं इंग्लिश में, कि बोलेंगे कि आगे से जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी है वो दिन खत्म होने वाले हैं। मैथिली, आप काफ़ी बारीकी से जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा होता है या फिर मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं उस पर भी नज़र रखती हैं, तो ये इनपुट काफ़ी अहम है। हम इनफैक्ट आपके पास लौटेंगे और इस पर कुछ और इनपुट भी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ओपनिंग क्यूज़ को देखेंगे और साथ ही पॉलिसी से पहले मार्केट ओपनिंग में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज कई सारे ट्रिगर्स जिन पर नजर होगी और सबसे इंपॉर्टेंट होगा आज मॉनेटरी पॉलिसी की वहां किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। हालांकि जिस तरह के एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं, हमारा भी एक पोल है जिसमें क्लियरली निकल कर आ रहा है कि शायद स्टेटस क्यों रहेगा। आरबीआई गवर्नर आज कोई चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन अकोमोडेटिव स्टांस की बात पिछली पॉलिसी में भी कही गई थी और शायद इस बार भी यही स्टांस रह सकता है। अब हमारे साथ स्टूडियो से अजय भी जुड़ गए और अजय से जान लेते हैं आज उनकी नजर कहाँ है। बैंक, फाइनेंस, आरबीआई की पॉलिसी। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग मिहिर। वेल मैं जब ड्राइव कर रहा था ऑफिस की तरफ तो मैं कुछ ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडर्स से बात कर रहा था सुबह सुबह पूछने के लिए कि ऑन ग्राउंड प्राइस्ड इन क्या है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप शॉर्ट टर्म यील्ड्स देखें वो ऑलरेडी हार्डन हो गए, तो बाजार ऑलरेडी माइल्डली कॉशियस स्टांस या कमेंट्री के लिए रेडी है। तो अगर अभी भी अकोमोडेटिव स्टांस का कमेंट्री आता है या उतना कॉशियस कमेंट्री नहीं होती है, ग्रोथ ओरिएंटेड ही रहती है, तो इस शॉर्ट कवरिंग रैली को और ज्यादा बूस्ट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि बाजार ऑलरेडी फैक्टर्ड इन करके बैठा हुआ है। अगर आप यील्ड्स देखें हार्डेंड हो चुकी हैं पिछली और इस मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में। बाजार हमेशा, स्पेशली मनी और डेट मार्केट, वो हमेशा एक स्टेप आगे चलते हैं इक्विटी मार्केट से, तो मुझे वो पोजीशन दिख रही है। और अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखें, कल हम लोग बात ही कर रहे थे, कल बहुत सारे टेक्निकल ट्रेडर्स ऑलरेडी रिस्क ऑन मूड में आ गए थे क्योंकि ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छे थे और वो सब अपने लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके गए। और सबसे बड़ी बात जो हमने कल भी डिस्कस की थी कि निफ्टी पीसीआर 0.75 के आसपास आ गया था, वहां से यूजुअली बाउंस मिलता है। तो फर्स्ट आवर ट्रेड तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिन्होंने भी रिस्क ऑन बेट्स कैरी किए हैं तो वो आज अच्छी तरह उसको मजे करेंगे। लेकिन ये फिर भी मैं ये कहूंगा अभी भी बाजार पोजिशनल ट्रेड के लिए रेडी नहीं हुआ है, अभी ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए रेडी है।
क्योंकि पोजिशनल ट्रेड्स वाले आपने देखा लास्ट 10 दिन में गैप अप गैप डाउन में बहुत पोजीशन कटी है। तो शॉर्ट टर्म जो पोजीशन अपनी लेके बैठा हुआ है इंट्राडे और एट बेस्ट BTST करके साइड में हट जाने का, उसके बाद फ्रेश क्यू देखने का। तो ऑफकोर्स आज फ्रेश क्यू मिस्टर दास की कमेंट्री में रहेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो फ्रेश क्यूज का इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल प्री ओपन में आप देख रहे हैं निफ्टी आपको लाल निशान में दिख रहा है, सेंसेक्स आपको हरे निशान में दिख रहा है। लेकिन जो एक क्लोजिंग हम कल करके गए उससे जो एक ओवरनाइट रिस्क जो ट्रेडर्स के माइंड पे हावी होना चाहिए, तो वो कहीं से नहीं दिखा। पोजीशंस कैरी हुई है, ओवरनाइट रिस्क लेना चाह रहे हैं ट्रेडर्स, और बैंकिंग और फाइनेंस ने लीडरशिप दिखाई है। उसका रीजन आज की मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है। तो कहीं से कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज ग्लोबली बाजारों ने एक अच्छी स्ट्रेंथ दी है और SGX निफ्टी ने भी उसको रेप्लिका किया। फिलहाल देखना होगा कि मार्केट्स थोड़ी देर के बाद ओपन होने के बाद किस तरह का इंडिकेशन देते हैं। एक बार वेरी क्विकली हम ये समझ लेते हैं। आज सुबह जब हमने ET Now स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से ये समझने की कोशिश की आज मॉनेटरी पॉलिसी में क्या स्टांस आ सकता है, कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं, बाजार किस तरह का रुख रख सकता है, आइए उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। अनलॉक ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, इस साल का सबसे पॉपुलर ट्रेड अनलॉक ट्रेड, उस अनलॉक ट्रेड ने कुछ हद तक वापसी करी थी, एक वो हुआ है। दूसरी बात अगर आप देखें तो ग्लोबली ऑल्सो S&P इज लेस देन 2% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो जाहिर है ग्लोबल मार्केट के अंदर भी इस समय एक रिस्क ऑन मोमेंट हुआ है। रातों बिटकॉइन के प्राइस ऊपर गए थे, क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर गए थे, कच्चे तेल के, और S&P के अंदर भी अच्छा चढ़ाव देखने को मिला था। तो मार्केट के अंदर सडनली लग रहा है कि एक रिस्क ऑन मोमेंट आ रहा है। क्या ये रिस्क ऑन मोमेंट कुछ दिन तक चलेगा, क्या रिस्क ऑन मोमेंट सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए रहेगा, यह बोलना इस समय भी कठिन है। मगर इस समय जो हम दो सेक्टर्स की बात कर रहे हैं उन्हीं पर नजर रखनी चाहिए। सेक्टर नंबर 1 इज बैंक्स एंड सेक्टर नंबर 2 इज मेटल्स। बैंक्स, हम बार बार इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं कि बैंक्स को लेकर के इस समय एक तो अंडर परफॉर्मेंस है, यानी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं, बी इकोनॉमी अपटिक पे आ रही है, यानी कि इनका जो बिजनेस है वह बढ़ेगा, तीसरा एनपीए की प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, और फिनटेक में जो एक प्रकार का पागलपन हुआ था, जी भाई फिनटेक अगर आप हैं तो आपकी वैल्यूएशन अनाप शनाप हो जाएगी। पेटीएम की लिस्टिंग के बाद और फिनटेक के अंदर एक रियल वर्ल्ड का टेस्ट हुआ है, स्ट्रेस टेस्ट हुआ है, और फिनटेक को लेकर के जो बैंक्स की डी रेटिंग हुई थी वह भी मुझे लगता है कि कम हो रही है। मेटल्स इन जनरल आई थिंक दे आर मेकिंग अ कमबैक। डॉलर हम देख रहे हैं कि स्टेबल है, हम देख रहे हैं दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स भी इस समय स्टेबल हो रहे हैं। तो इन द मीडियम टर्म आई थिंक बैंक्स हैव अ पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म। इन द शॉर्ट टर्म फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज मॉनिटर मेटल्स। मुझे लगता है कि आईटी के अंदर इस समय ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो ट्रेड मैं देख रहा हूं मीर अगले 10-12 दिन के लिए वह लॉन्ग बैंक्स एंड शॉर्ट आईटी या अवॉर्ड आईटी है। अगर आप आईपीओ मार्केट में देखें तो आईपीओ मार्केट में इस हफ्ते कोई बड़ा आईपीओ नहीं है। बड़ा आईपीओ मतलब आनंद राठी है, श्रीराम प्रॉपर्टीज है। रियल एस्टेट के अंदर इस समय हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का रुझान वापस आ रहा है। श्रीराम प्रॉपर्टीज इज बैक बाय द श्रीराम ग्रुप, तो बिकॉज इट इज बैक बाय गुड ग्रुप, रियल एस्टेट के अंदर हम देख रहे हैं कि रुझान वापस आ रहा है। ये बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस आईपीओ को लेकर के कोई बहुत समस्या होगी। जो अब आईपीओ मार्केट के पैटर्न्स अगर आप देखें तो 2 बड़ी चीजें हैं। नंबर 1, अब कुछ बड़े आईपीओ जो आए थे, जैसे नाइका का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था, इनमें एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन अप खत्म हो रहा है। अब एंकर इन्वेस्टर्स का जब लॉक इन खत्म होता है, और स्पेशली नाइका को लेकर के जिसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त कमाई करी है, तो ये देखना पड़ेगा कि एंकर इन्वेस्टर क्या नाइका का शेयर बेचने आते हैं, बिकॉज वो एक लॉक इन पीरियड था जिसमें शेयर ऊपर गया था, और टेम्पटेशन टू बुक प्रॉफिट 60-70% की गेन के बाद जाहिर है। पेटीएम के अंदर उल्टा हो सकता है कि जी आपने बेट ली और आपको लगता है जी ये बेट गलत हो गई, अब हम शेयर बेच सकते हैं, तो लेट्स हिट आप स्टॉप लॉसेस आर गेटिंग ट्रिगर्ड एंड हम निकल सकते हैं। तो ये एंकर इन्वेस्टर्स किस प्रकार बिहेव करेंगे ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि दोनों पेटीएम और नाइका के अंदर सप्लाई जरूर आएगी। और जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है कि स्टार हेल्थ का जो इशू था बहुत जबरदस्त, उसको रिस्पांस नहीं मिला था। तो पेटीएम के बाद यह शायद सेकंड कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर से, इंश्योरेंस को मैं फाइनेंशियल सेक्टर का ही हिस्सा मानूंगा, फिनटेक को भी फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा मानूंगा, जिसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। तो जब स्टार हेल्थ केयर की लिस्टिंग होगी तो इस लिस्टिंग को लेकर के किस प्रकार का रिस्पॉन्स आएगा, ये आईशू प्राइस के नीचे खोलेगा, कहां पर स्टेबल होगा, यह भी मुद्दा देखने वाला है, बिकॉज ये एक प्रकार का बेंचमार्क बन जाएगा जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। राइट, श्योर निकुंज, इन सब मुद्दों पे डेफिनेटली हम अपना ध्यान देंगे, और ऑफ कोर्स इसमें हाई क्वालिटी
बहुत रीजनेबल और रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक वाली कंपनीज भी हैं, नॉट राइट नाउ बट आगे चल के, और उसमें बहुत सारे अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एंकर इन्वेस्टर का दौर, सेलिंग का दौर एक एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है, ऐसा हमने हिस्टोरिकली देखा है। लेकिन आगे चलते हैं, एक बिग एक्सक्लूसिव स्टोरी, और वो है कमोडिटी स्पेस में नई कोल पॉलिसी गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, और उसकी डिटेल्स हमारे साथ लेके आए हैं एक्सक्लूसिवली प्रकाश दिल्ली से। प्रकाश बताइए क्या स्टोरी है आपकी आज? देखिए, सीमेंट, स्टील, आयरन, एल्युमिनियम सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनको जल्द बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार जो है नॉन पावर सेक्टर्स को जो कोल सप्लाई है उसमें जल्द बढ़ोतरी करने जा रही है। इसकी समीक्षा जो है वो शुरू कर दी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि नॉन पावर सेक्टर्स के लिए कोल सप्लाई कब से बढ़ाई जाए, इसको लेकर जो मौजूदा कोल स्टॉक लेवल है पावर और नॉन पावर सेक्टर्स के पास, उसकी समीक्षा की जा रही है, और अगले 10 दिनों में नॉन पावर सेक्टर्स के लिए कोल की सप्लाई में बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि कोल मंत्रालय जो है नॉन पावर सेक्टर्स के लिए कोल सप्लाई कोल का क्या स्टॉक हो, किस तरह के कोल लिंकेजेस हो, इससे संबंधित एक नई पॉलिसी पर काम कर रहा है, ताकि फ्यूचर में इस तरह की दिक्कतें ना हो और नॉन पावर सेक्टर्स के पास पर्याप्त मात्रा में कोल उपलब्ध रहे। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों पावर प्लांट्स के पास कोयले की संकट उत्पन्न हो गई थी, कोल स्टॉक लेवल क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया था कि नॉन पावर सेक्टर्स को कोल सप्लाई जो है उसमें कमी की जाएगी, उसको रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन अब स्थितियां सुधर रही हैं, पावर प्लांट्स के पास 10 दिन से के करीब कोयले का स्टॉक है, लिहाजा नॉन पावर सेक्टर्स को कोल सप्लाई में बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जल्द ही कोल मंत्रालय कोल इंडिया और उसकी सब्सिडियरी को ये निर्देश देने वाला है कि नॉन पावर सेक्टर्स के लिए जो ई ऑक्शन है कोल का उसको शुरू किया जाए। हालांकि ये फेस मैनर में होगा, ताकि पावर प्लांट्स के पास कोयले की सप्लाई में दिक्कतें न हो, और सबसे पहले सीमेंट और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को ज्यादा सप्लाई की जाएगी, और उसके बाद दूसरे जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं उनको सप्लाई बढ़ाई जाएगी। इंडस्ट्री के माने तो इस वक्त उनके पास जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसका 40% के आसपास का कोयला ही सप्लाई किया जा रहा है, और काफी उनको दिक्कतें हो रही हैं, काफी निवेश फंसा हुआ है और जॉब लॉसेस भी हो सकती हैं। उसको देखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है, और जल्द ही नॉन पावर सेक्टर्स को कोयले की सप्लाई में बढ़ोतरी हो सकती है। राइट, चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं मार्केट और मैक्रोज की। आज तो दिन भर बाजार का फोकस मार्केट और मैक्रोज ही रहेगा। मार्केट क्यों? क्योंकि ग्लोबल रिस्क ऑन है, कल से हम ऑलरेडी रैली कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग भी है। और मैक्रोज क्यों? क्योंकि कमेंट्री और किस तरह का कमेंट्री आती है मिस्टर दास की। लेकिन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि बाजार से, मनी मार्केट और डेट मार्केट से फीडबैक ये मिल रहा है कि कुछ हद तक स्लाइट कॉशन बॉन्ड मार्केट मिस्टर दास की कमेंट्री में ऑलरेडी फैक्टर इन करके बैठे हैं। अगर आप मिस्टर दास की रीसेंट कमेंट्रीज देखें, गवर्नर दास की, तो ये जो एक पर्टिकुलर कमेंट्री प्लेट हम चला रहे हैं अभी, वो है लिक्विडिटी पे, और वो है सिस्टम में अभी काफी लिक्विडिटी मौजूद है। लिक्विडिटी का लोन की दरों पर असर नहीं होना चाहिए, और लास्ट पॉइंट आएगा कि ये एडिक्वेट लिक्विडिटी वाली सिचुएशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। सो मिहिर, ये आप देखिए कि लास्ट 1.5 महीने में ये जो लिक्विडिटी वाला कमेंट है ना, कि ये ज्यादा एडिक्वेट लिक्विडिटी सिचुएशन इंडियन मार्केट में भी ज्यादा समय नहीं रहेगी, वो पॉइंट जो है मुझे बॉन्ड मार्केट और बॉन्ड ट्रेजरी ट्रेडर्स ने बताया कि इसके बाद से बहुत हल्के हल्के शॉर्ट टर्म यील्ड्स ऑलरेडी हार्डन हो गई और बाजार पोजीशन हो चुका है। और ऑफ कोर्स इसके ये काफी लिक्विडिटी मौजूद है। ये वाला पॉइंट जो है, यानी वो थोड़ा लिक्विडिटी सक करने का मेजर अनाउंस करके थम जाएंगे और कमेंट्री देंगे। तो इसलिए मैं आई वाज जस्ट जॉइनिंग द डॉट्स की, इसलिए बाजार थोड़ा सा ऑलरेडी पोजीशनड है कॉशियस तरीके से। अगर नहीं ऐसे भी अगर वो कोई बहुत बड़ा स्टांस चेंज करने का इंडिकेशन नहीं देते हैं, बिकॉज जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि मनी मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट ऑब्वियसली इट इज मोर सीजन्ड, तो इक्विटी मार्केट के लिए जो सेंटिमेंटल स्टेटमेंट्स आएंगे वो ज्यादा मैटर करेंगे, और उसमें एटलीस्ट आई डोंट थिंक ही विल अपसेट द एप्पल कार्ट राइट नाउ। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ठीक ही रहेगा जब तक वो अकोमोडेटिव इंडिकेशंस जो है उसको उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे यहाँ इंडिया में किसी जर्नलिस्ट से पूछा उनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि भाई हिंदुस्तान में हम लोग टेपर वगैरह किसी टेंट्रम में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग ग्लाइड पाथ में बिलीव करते हैं। तो पहले से बताएंगे इस बारे में। मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की। अब राजेश, बैंक निफ्टी कल भी आउट परफॉर्म किया, और परसों भी सेकेंड हाफ में जब हम गिर भी रहे थे तो बैंक निफ्टी उस स्पीड से गिर नहीं रहा था। यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट्स
लेने का समय आ गया है आपको लगता है? जो बाउंस बना है वो एग्जैक्ट उसके 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से बाउंस बना, और कल के सेशन में जिस तरीके से मोमेंटम इसमें देखने को मिला, हमें लगता है अब जो नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल है वो तो 37,000 के लेवल पे है, जो कि अगर हम देखें तो कॉल पुट का डेटा भी देखें तो मेजर कॉन्सेंट्रेशन जो बना हुआ है बैंक निफ्टी में वो 37,000 पे। आज के सेशन में हमें लगता है जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग होते हुए दिख रहा है, 37,000 के लेवल को बैंक निफ्टी जैसे ही ब्रीच करेगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल आते हुए दिखेगी। कल भी अगर हम देखें तो सेकंड हाफ में जरूर कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन 37,000 के स्ट्राइक में भी अनवाइंड करते हुए दिखे थे, तो हमें लग रहा है 37,000 ओपनिंग के बाद काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं तो फिर एक अपमूव यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, 37,500 तक का अपमूव यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए हमें बैंक निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया बना हुआ है वो है 36,200 का। इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करते रहे तो हमें लग रहा है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी 37,500 के टारगेट बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। इसके कंपोनेंट की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में कल हमने देखा कि पीएसयू बैंक एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है। हमें लगता है कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एक अच्छी लीड लेते हुए दिखेंगे, और पीएसयू बैंक में एसबीआई और कैनरा बैंक, इन पे फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक्स के सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हमें लगता है बैंक निफ्टी को यहाँ से अच्छा सपोर्ट मिलेगा और हम एक्सपेक्ट करें 37,500 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल। तो बैंक्स का सेटअप अच्छा दिखता है, और प्री ओपन में भी अगर आप देखें इंडिकेटिव टिक्स में तो अच्छा दिख रहे हैं। टॉप जो गेनर्स इस वक्त निफ्टी पर हैं वो बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं। आईसीआईसीआई बैंक राउंड अबाउट 2% गेन के साथ, और रिलायंस आपको 2% तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्स को रिलायंस का सहारा है, और बैंक निफ्टी पर आपको सारे ही काउंटर्स आज अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपको इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस हो, कोटक हो, इनमें सब में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। हालांकि एचडीएफसी बैंक से इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है एज कम्पेयर टू द अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो देखना होगा कि आज का सेटअप किस तरह है। हालांकि एक्सपर्ट्स को ये लगता है, और हम देख भी रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, और रैली जो कल से बनी हुई है, परसों सेकेंड हाफ से बनी हुई है, उससे शायद ये रैली को सस्टेन करते हुए आज का सेटअप दिखाई दे रहा है हेड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। देखना होगा कि जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसके बाद क्या इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस पर किस तरह का रुझान देखने को मिलता है, बैंकिंग कैसे रिएक्ट करते हैं। फिलहाल द सेटअप लुक्स गुड हियर। आज के लिए भी हमारे स्वदेश हीरो से मुलाकात कर लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस से शुरुआत, और आज देश के बड़े बैंकों में शामिल बंधन बैंक को आज हमने चुना है स्वदेश हीरो। पहले एक बार बैंक के कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। देश की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बंधन, जिसने 23 अगस्त 2015 को बंधन बैंक की स्थापना की। मकसद था छोटे उद्योग लगाने वालों को पैसों की मदद करना, और इसी सोच के दम पर आज बंधन बैंक पॉपुलर बैंक बन गया है। 6% ब्याज सेविंग्स अकाउंट पर, जिसके देश के 34 राज्यों में 5,618 से ज्यादा आउटलेट हैं और 500 के करीब एटीएम हैं। करीब 2.5 करोड़ ग्राहकों के साथ मौजूदा वक्त में बैंक का बाजार पूंजीकरण करीब 49,000 करोड़ रुपए है। आज बंधन बैंक के 31 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं और लोन बुक 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, और इसलिए हमने चुना है बंधन बैंक को आज का स्वदेश हीरो। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। चलिए, तो कुछ ही देर में बाजार खुलेगा, लेकिन बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष हमारे साथ हैं, और उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो बेल बजाए और आज एक अच्छे दिन, अच्छे सेटअप वाले दिन हमारे लिए मार्केट ओपनिंग करे, क्योंकि देखिए इंडिकेशंस अच्छे हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट 140 पॉइंट ऊपर। सर प्लीज बेल बजाकर ओपनिंग कीजिए मार्केट की। चलिए, तो बाजार खुल चुका है और अच्छा खुला है मार्केट। संकेत जिस तरह के आज थे, 160 पॉइंट ऊपर निफ्टी 17,342 पर, और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करते हुए, तो 1% की तेजी दोनों ही इंडेक्सेस में है। निफ्टी बैंक भी करीब 1% ऊपर है, और गेनर्स को एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पर। ओएनजीसी 2.5% ऊपर है, इन्फोसिस और रिलायंस यहाँ पर 1.5% से ज्यादा का गेन है। आईसीआईसीआई बैंक 1.5% ऊपर है। मेटल्स में कल हमने अच्छा रुझान देखा था, टाटा स्टील आज भी करीब 1.5% ऊपर, और साथ ही अन्य काउंटर्स में सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, भारती एयरटेल, ये काउंटर्स हैं जहां पर
अच्छी मजबूती है। लाल निशान वाले काउंटर्स में एक दो काउंटर्स हैं जहां पर रुझान थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रांग ओपनिंग और निफ्टी ऑलमोस्ट 17,350 के ऊपर निकलने की कोशिश करते हुए। चलिए बिल्कुल, और एक बार बैंक निफ्टी के काउंटर्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में इस वक्त आपको 400 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखेगी और इसमें जो टॉप पे जो लीड कर रही है वो तेजी वो बैंकिंग स्पेस से आपको HDFC बैंक, फेडरल बैंक, यहां से आपको लीडरशिप आती हुई दिखाई दे रही है। SBI इनफैक्ट 1% अब तेज है। ICICI बैंक इज लीडिंग द गेन्स राउंड अबाउट 2% की तेजी के साथ। ICICI बैंक, बंधन बैंक 1.5% की तेजी के साथ। RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, इस सभी में 1% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। SBI लुक स्ट्रॉन्ग, एक्सिस बैंक, यहाँ पर सभी जगह पर 1% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। HDFC बैंक राउंड अबाउट 1% की तेजी। तो बैंकिंग का सेटअप, सारे बैंकिंग स्टॉक्स अच्छी तेजी के साथ, प्राइवेट, पब्लिक सभी स्पेस में आपको अच्छी तेजी दिख रही है। और अगर आप मिड कैप स्पेस से बात करें तो वहां पर भी ICICI सिक्योरिटीज, हिंदुस्तान जिंक बिकॉज ऑफ द डिविडेंड न्यूज, वहां पर आपको 2.5% की तेजी दिखाई दे रहा है। और कुछ IT काउंटर्स हैं जहां मिड कैप स्पेस से भी आपको एक अच्छा पुल बैक सेशन IT स्पेस से देखने को मिल रहा है, लार्ज कैप स्पेस में भी और मिड कैप स्पेस में भी। अजय, आपकी नजर? ICICI बैंक का जो टारगेट आया था, जो कुल मिला के एक एवरेज टारगेट अब बैठ रहा है आफ्टर दैट एनालिस्ट मीट ऑन सैटरडे, वो करीब 1100 के आसपास बैठ रहा है। और फर्स्ट डे कोई रिएक्शन नहीं था उसमें। कल हमने कुछ जबरदस्त रिएक्शन आके देखा। आज सेकेंड डे रनिंग ICICI बैंक टॉप गेनर है। तो लोग अब धीरे धीरे उनके टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स और प्लेटफॉर्म को भी एक स्पेसिफिक वैल्यूएशन देना शायद स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी से। तो वहाँ फॉलोअप बाइंग आपको नजर आ रही है। अगर आप थोड़े मिड कैप टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग काउंटर्स देखें, इंडो काउंट में और GXL में कल एक बड़ी डील हुई थी, उसी का कंपेरेटर और पीयर ट्राइडेंट आज 5% ऊपर है। क्योंकि सेंस ये आ रहा है कि टेक्सटाइल मार्केट काफी दिनों बाद, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी कल काफी स्ट्रांग अपमूव में था। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी जो है आपके स्टॉक्स की, वहां भी काफी अच्छा। ऑफकोर्स रिलायंस ने एक एडनॉक के साथ PVC एटसेट्रा रिलेटेड एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑफकोर्स मिडिल ईस्ट में अनाउंस की है, $2 बिलियन वर्थ, वो भी आज स्टॉक 2% ऊपर है। सौरभ, ये मिड कैप स्टॉक्स जो कल एक्टिव हो गए थे काफी पिटे हुए हैं, 40-50% नीचे हैं अपने रीसेंट टॉप के साथ और वॉल्यूम के साथ। तो ये पूरा HNI और अल्ट्रा HNI रिटेल एक तरह से फ्ली करके चला गया था ये मिड कैप स्पेस। लेकिन इसमें कुछ जो आपके टेक्सटाइल काउंटर्स हैं उन पे क्या व्यू है? जिस हिसाब से इंडो काउंट ने फैसिलिटी खरीदी है वो कुछ बता रहा है, स्ट्रॉन्ग गोकुलदास एक्सपोर्ट का QIP हुआ है 1.5 महीने पहले, वो भी कुछ बता रहा है। देखिए, इंडो काउंट और गोकुलदास एक्सपोर्ट की स्टोरी काफी अच्छी लग रही है, बट मुझे लगता है कि अर्निंग्स में शायद उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को ना मिले, क्योंकि US में, यूरोप में हमने देखा कि सप्लाई चेन्स का प्रॉब्लम बहुत था। पोर्ट्स पे जो ट्रैफिक हैंडलिंग थी वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, कंटेनर अवेलेबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम था, ट्रक्स का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था। तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट ये देखने को ना मिले कि ये जो सेल्स करना चाहते थे, जो रेवेन्यू आना चाहिए था इनको बाहर की मार्केटों से, शायद उतना वो नहीं आए। तो एक ये मेरा कंसर्न है, और तो वो अर्निंग्स आने पे ही पता लगेगा। राइट, वेरी क्विकली एक बार देख लेते हैं कि आज कौन कौन से सेक्टर्स आप मूव दिखा रहे हैं। इस रैली में पार्टिसिपेट करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस वक्त निफ्टी, इस वक्त IT सेक्टर का लग रहा है। और उसके बाद ये रैली को कैचअप करते हुए मीडिया स्टॉक्स, रियलिटी, एनर्जी स्पेस से किस तरह के ट्रेड सेटअप दिख रहे हैं आपको? राजेश, आप कहाँ मौके देख रहे हैं, आप आज बेट्स प्ले करेंगे? देखिए, IT में तो एक अच्छा अपमूव यहाँ से बना है, तो हमें लगता है कि IT को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके से IT पूरे ही टेक में एक बाउंस बैक एक्शन बना है, तो हमें लगता है टेक महिंद्रा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। टेक महिंद्रा में हमें लगता है कि यहाँ से एक अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 1593 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है 1640-1650 तक के अपसाइड ये स्टॉक में आते हुए दिख सकती, तो ये स्टॉक को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे 1590 के स्टॉप लॉस से। वो जो दूसरा सेक्टर है क्लियरली वो तो बैंकिंग तो रहेगा ही, बैंकिंग फोकस में रहेगा। हमें लगता है PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक में तो ICICI बैंक तो ऑलरेडी हमने बाय इनिशिएट भी किया है, तो वो स्टॉक को बिल्कुल यहाँ पे फोकस में रखें। और जिस तरीके से ICICI बैंक में एक रिवर्सल ट्रेड बना है डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज क्लियरली विजिबल है आज की ओपनिंग के बाद से। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ICICI बैंक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 770 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो ओपनिंग में हमने वैसे भी इसमें ट्रेड इनिशिएट किया है, तो अब ट्रेल करते जाए, स्टॉप लॉस को हायर साइड पे 770 हमें लगता है एक टारगेट आते हुए दिख सकता है। और तीसरा एक जो स्टॉक यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट का, मैकडॉवेल का।
ये स्टॉक में काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है और आज ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से 900 के लेवल को होल्ड करके अब ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यूनाइटेड स्पिरिट को भी फोकस में रखना चाहिए। 910 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है इसमें पोजिशनल टारगेट जो आते हुए दिखना चाहिए करीब 940 से 950 तक के आते हुए दिख सकते हैं। 890 का स्टॉप लॉस हम इस पे सजेस्ट करेंगे बाय करने की। यूनाइटेड स्पिरिट्स पसंद आता है और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक की बात हुई। संतोष, मेटल से आप बाइंग के मौके ढूंढेंगे यहाँ? अभी फिलहाल इतना रैली में कैचअप नहीं हुआ, इट्स जस्ट ओपनिंग 5 मिनट्स ही हुए हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि मेटल पैक से कुछ ऐड करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको चार्ट्स पर? मेटल में हिंडाल्को अट्रैक्टिव नजर आ रहा है क्योंकि हिंडाल्को में अभी और स्पेस है। हिंडाल्को 454 तक के जा सकता है, तो यहाँ पे 7-8 रुपीज का इंट्राडे में पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो मेटल में हिंडाल्को देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी अभी जो मॉर्निंग में स्ट्रेंथ है वो आईटी में ही नजर आ रहा है, तो आईटी पे फोकस करना चाहिए। क्या पिक रहेगी आईटी से फिर? आईटी में टेक महिंद्रा राजेश जी ने डिस्कस किया। इसके अलावा मुझे एल&टी टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है। लॉन्ग बिल्डअप नजर होते आ रहे हैं यहाँ पर। स्टॉक अभी 5370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 5500 का टारगेट देखने को मिल सकता है, तो यहाँ 5320 के स्टॉपलेस से ट्रेड लिया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 5500। नाइका जो 14% गिरा रहा था लास्ट 4 दिनों में, आज भी अनदर 4-5%, तो 20% की गिरावट ठीक ठाक आ गई है। सौरभ, नाइका अगर आप स्टॉक देखें, देखिए 4% आज नीचे, तो 20%, 2600 वाला आज 2000 कुछ में अवेलेबल है। इसके फंडामेंटल्स तो काफी अच्छी वाइडली नोन है। आपको लगता है ये अच्छा रेंज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें पोजीशन लेनी चाहिए? मुझे लगता है कि बिजनेस मॉडल तो ठीक है, प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन जो वैल्यूएशंस है बहुत रिच वैल्यूएशंस पे ये जो रिसेंट आईपीओज आए हैं, नाइका भी उसमें से एक है। मुझे लगता है कि अभी वैल्यूएशन करेक्शंस में अभी बहुत जगह बची हुई है। जो नए जितने भी ये थॉट्स हैं ना, वो बहुत रिचली प्राइस्ड हुए हैं बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी बहुत था और फ्रेंजी बहुत था इस तरफ। मुझे लगता है कि अभी इनसे दूर रहना चाहिए और इनमें अभी और सेलिंग का काफी ज्यादा जगह दिखती है। ठीक है, सो अभी मार्केट ओपन होने के बाद हम जो इनिशिएट जो रैली देख रहे हैं, वो जो तेजी है वो मेजरली आपको आईटी स्पेस से दिखेगी। अब एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एल&टी, इन सारे काउंटर्स में पिछले 5 मिनट में अच्छा खासा आप मूव देखने को मिला है। और सब लार्ज कैप नहीं, मिड कैप स्पेस के आप आईटी काउंटर्स देखें तो वहां पे भी अच्छी रैली कैचअप होती हुई दिखाई दे रही है। कैसा ट्रेड सेटअप और होगा राजेश? क्या कुछ और काउंटर्स जो आपके रडार पे आए हो? क्या आपको कमिंस इंडिया या फिर एचसीएल पसंद आता है? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए यहाँ पे एक स्टॉक की बात करें तो बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टॉक का सेटअप भी काफी स्टेबल है और इसमें जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है बीईएल को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। और हमें लगता है ये स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में 225-230 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। अगर ये स्टॉक को एनालाइज करें तो वॉलेटाइल मार्केट में भी ये स्टॉक एक स्टेबल बिहेवियर दिखाते हुए दिख रहा था और हमें लगता है यहाँ पे 206 स्टॉप लॉस रखें, 225-230 तक की अपसाइड बनेगी। बैंकिंग स्पेस में एक हमें मिड कैप बैंक में अगर बात करें तो आरबीएल बैंक का सेटअप भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 4 दिन से स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा था और जिस तरीके से एक्यूमुलेशन एक्टिविटी आरबीएल बैंक में हमें देखने को मिली है, हमें और आज एक रेंज ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आरबीएल बैंक को भी फोकस में रखना चाहिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर तो आज एक की सेक्टर रहने ही वाला आरबीआई पॉलिसी के चलते। तो आरबीएल बैंक एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आरबीएल बैंक में 205 से लेकर 210 तक की अपसाइड ड्यूरिंग द डे आते हुए दिख सकती है। 192 का स्टॉप लॉस रख के इसे भी बाय किया जा सकता है। इंट्राडे के टारगेट्स दे रहे हैं राजेश आरबीएल बैंक पर और साथ ही बीईएल उन्हें अच्छा लगता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट वॉइस होगी। हमारे साथ होंगे रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO पंकज मुराद।